नमस्कार, देश न्यूज में मैं हाजिर हूं आज के मुद्दे के साथ। वो मुद्दा जो दिन भर सुर्खियों में रहा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के सारे सियासी बादल अब छट चुके हैं। वैसे कल तो शिंदे साहब ने खुद ही साफ कर दिया था कि वो कोई रोड ब्लॉक या स्पीड ब्रेकर नहीं बनने वाले हैं, और जिसको भी प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उनको पूरा वो समर्थन करेंगे। और उसके फौरन बाद फडणवीस साहब ने भी सामने आकर के ये कहा कि अच्छा हुआ कि खुद ही शिंदे साहब ने ये बात साफ कर दी। कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन था और वो अब दूर हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। बस उनके नाम का एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। ये तस्वीर शुक्रवार तक बिल्कुल साफ होने की उम्मीद है, क्योंकि महायुति के तीनों नेता फिलहाल दिल्ली में है। शाह की मीटिंग में नई सरकार का खाका तैयार किया जा रहा है। देश के मुद्दे में आज एक और बड़ी बात, वो बड़ी खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे, दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में स्थिति अभी संभली भी नहीं थी कि एक नया मामला सामने आ गया और अजमेर का हो गया। आज अजमेर में दावा किया जा रहा है कि वहां एक मंदिर है। इसको लेकर हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से अजमेर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। विष्णु गुप्ता ने याचिका के साथ एक खास सबूत पेश कर वहां पुरातत्व विभाग की ओर से सर्वे और हिंदू धर्म स्थल पर पूजा की अनुमति मांगी है। इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे और एक सम्मानित पैनल मेरे साथ होगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में क्या है, अभी की स्थिति क्या है, और क्या वाकई शुक्रवार यानी कि यूं कहें कि फ्राइडे सबके लिए गुड फ्राइडे होगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। फडणवीस सीएम बनने के लिए तैयार है। उनकी सारी चुनौतियां भी खत्म हो गई हैं। फिर भी बीजेपी उनके नाम की घोषणा नहीं कर रही है। ऐसे में जाहिर है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी के सामने एक बड़ा मुद्दा फंस सकता है। फडणवीस की अजित पवार से अच्छी बनती है, ऐसे में शिंदे अलग थलग पड़ सकते हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि महायुति में कोई दरार पैदा हो। ऐसे में राज्य के सीएम पद के लिए कुछ सरप्राइज भी हो सकता है। बीजेपी हर एक सियासी समीकरण को साथ कर रखना चाहती है। विनोद तावड़े और अमित शाह की मुलाकात काफी कुछ इसी और इशारा कर रही है। ऐसे में विनोद तावड़े के फीडबैक फडणवीस के सीएम बनने की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। विनोद तावड़े के फीडबैक ने एक बार फिर से सस्पेंस बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी का सियासी आधार ओबीसी का रहा है। बीजेपी शुरू से ही ओबीसी वोटरों के दम पर महाराष्ट्र में राजनीति करते हुए आई है। फडणवीस के सीएम रहते बीजेपी के ओबीसी नेताओं की नाराजगी की बात सामने आई थी। ऐसे में बीजेपी कोई सरप्राइज जरूर देगी। बीजेपी का एक इतिहास रहा है कि 2014 के बाद से बीजेपी ने जब भी सीएम चेहरे पर फैसला लेने में 3 दिन से अधिक समय लिया है तो बीजेपी ने खेल कर दिया है। कई ऐसे मौके पर बीजेपी ने सबको चौंकाया, चाहे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का मामला हो या फिर छत्तीसगढ़ का मामला हो। हरियाणा और राजस्थान में भी बीजेपी ने सीएम चुनने में काफी वक्त लिया और फिर लोगों को सरप्राइज दिया। बहुत संभव है कि इस बार महाराष्ट्र के बारे में जो फैसला आएगा उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं होगी। ये तो तय है कि एनसीपी और शिवसेना दोनों ही घटक दल को डिप्टी सीएम पद मिलेगा, लेकिन अजीत पवार और शिंदे जैसे नेताओं को हैंडल करने की काबिलियत काफी मायने रखती है। ऐसे में अगर फडणवीस सीएम नहीं बनते तो बीजेपी किसी ऐसे धाकड़ नेता का चयन कर सकती है जो इन दोनों घटक दलों के नेताओं को भी संभाल सके। बीजेपी में एक तरफ सीएम चेहरे को लेकर मंथन चल रहा है तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने महाविकास अघाड़ी को उलझा दिया है। शिवसेना के संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने की संभावना को प्रबल कर दिया। जबरदस्त हार के बाद शिवसेना अब अपने वजूद को बचाने में लगी हुई है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में किसी तरह अपने आप को जीवित रखने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। राज्य के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें महाविकास आघाड़ी से अलग होकर शिवसेना क्यों, आपको क्यों चिंता है? अभी तो निर्णय आया है ना, विधानसभा का, लोकसभा का आया है, तो अभी क्यों आपको सबको क्यों चिंता? हम देख लेंगे ना, हमको मालूम है क्या करना है। मुंबई महानगर पालिका और 14 महानगर पालिका में क्या निर्णय लेना है उस बारे में
महाविकास आघाड़ी के सभी नेता निर्णय लेने में सक्षम हैं। महाराष्ट्र में निगम चुनाव होने वाले हैं। शिवसेना के पास ये मौका है कि वो किसी तरह अपने वजूद को फिर से जिंदा करे, लेकिन महाविकास अघाड़ी में रहते हुए ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनता ने अघाड़ी के तीनों ही घटक दलों को नकार दिया। ऐसे में अगर शिवसेना अकेले चलती है तो संभावना है कि उसे थोड़ा बहुत जमीन मिल जाए। संजय राउत के बयान को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। तो जिस तरीके से दिन एक के बाद एक बदलते जा रहे हैं, मामला सामने नहीं हो पा रहा है, लेकिन उम्मीद आ रही है कि शुक्रवार का दिन सबके लिए शुक्र वाला ही होगा। लेकिन अब देखना ये है कि इस बात पर मोहर लगने के बाद क्या महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल एक साथ चलेगी जैसे पहले थी, या कुछ उसमें आगे पीछे पेच आएंगे। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला किस तरीके से साफ हुआ है। नजर डालते हैं ग्राफिक्स पे। अभी दौर में आगे हैं लेकिन नाम फाइनल नहीं हुआ है। ये मामला है देवेंद्र फडणवीस का। सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं पीएम मोदी, कुछ भी कर सकते हैं। ताज़ा है मामला मध्य प्रदेश का, जहां शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बुला करके वहां बिल्कुल एक नए व्यक्ति को कमान संभाली। प्रचंड जीत के बाद भी शिवराज नहीं बन पाए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मराठा वर्सेस ब्राह्मण फैक्टर एक बड़ा रोड़ा बन सकता है देवेंद्र फडणवीस के रास्ते में। हालांकि ये माना जाता है कि उनकी जो छवि है बड़ी साफ सुथरी और बेदाग है, और महायुति के पसंदीदा नेता माने जाते हैं। बीजेपी के प्रति उनकी जो वफादारी है वो जग जाहिर है। सहयोगियों पर उनकी बड़ी मजबूत पकड़ है। आरएसएस से उनका गहरा जुड़ाव और गहरा लगाव है, और बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का उनका अपना तजुर्बा। तो ये वो पॉइंट है, वो एलिमेंट्स हैं जो देवेंद्र फडणवीस को रेस में कहीं आगे खड़ा कर देते हैं। अजीत पवार पहले ही बैकफुट पे हैं। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल साफ कर दिया कि वो रोड़ा बनने वाले नहीं है, बैरिकेड बनने वाले नहीं है, और वो रोने वालों में से नहीं है। वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ हैं। वो जो फैसला करेंगे वो उनको मान्य होगा। इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है। सबसे पहले मैं जोड़ूंगा अपने साथ प्रदीप भटनागर जी को, जो कि बीजेपी से हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे प्रदीप जी, सब कुछ अब होने के बाद अभी भी वो नाम जिसकी दरकार है, जिस पर न सिर्फ महाराष्ट्र की जनता निगाहें लगाए बैठी है बल्कि पूरा देश निगाहें लगाए बैठा है कि आखिर महाराष्ट्र में जो है कुर्सी पर बैठने वाला कौन है? देखिए, आपने जो आज का जो विषय रखा है बड़ा गंभीर रखा है, और वो सब देश सुनना भी चाहता है जी। और देखिए, महाराष्ट्र की बात तो ये, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के वासियों ने, महाराष्ट्र की प्रजा ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है जनता पार्टी को और उनके दलों को, वो बहुत बड़ी एक सफलता है, एक विश्वास है जो 2.5 वर्ष की सरकार के अंदर आदरणीय शिंदे साहब ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार को चलाया, और तीनों मुख्यमंत्री एक साथ ज्वाइंट होकर और अपनी एक मजबूती गठजोड़ से महाराष्ट्र का जितना विकास हो सकता है उसको लाते हुए अपने सरकार को दिखाया, और जनता ने भी विश्वास करके उन्हें अपनी कुर्सी में दोबारा कोने बैठाया भी। अब रही मुख्यमंत्री की बात, देखिए मुख्यमंत्री की बात है, कोई बने, कितने नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, शिवसेना का हो, चाहे अजीत दादा का हो, सब बैठ के सब चीजें होंगी। और मैं समझता हूँ जिस तरह भाईचारे से 2.5 वर्ष चलाए हैं, उसी प्रकार से जो अब बहुत भारी भरकम बहुमत से भी ऊपर जो प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे वो प्रदेश के विकास के लिए बनेंगे और अच्छे बनेंगे। वाकई उम्मीद से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई, और जिस तरीके से बीजेपी के पास जो सीटें आई वो वाकई काबिले तारीफ है। तो कहीं ना कहीं मैंडेट साफ है कि वो इस तरफ था, वो दूसरी तरफ गया ही नहीं। जिनके पास चुनाव चिन्ह थे, जनता भी उन्हीं को चुन करके लेके आई है। अब बस यही है कि मुझे लगता है कि आज रात
देर रात तक फैसला हो जाएगा, नहीं तो कल जो शुक्रवार है वो सबके लिए शुक्र जैसा ही साबित होने वाला है। अब क्योंकि प्रदीप जी, क्योंकि लगातार आपसे बात होती रहती है, मैं इस बात को लेकर के आ रहा हूं कि अजीत पवार ने पहले ही अपने आप को रेस से अलग कर लिया था। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रास्ता और साफ कर दिया, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिश्माई नेता है, हमेशा वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हमने पिछले 3 राज्यों में देखा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या लगता है कि क्या कुछ ऐसा ही कोई एक्सपेरिमेंट यहां भी होने वाला या हो सकता है? बिल्कुल, मैं देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस देश के राजनीतिक दलों को दिखाया है कि सबसे पीछे खड़ा हुआ आदमी भी प्रदेश का नेतृत्व कर सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, और कुछ नहीं पता शीर्ष नेतृत्व का हो सकता है मुख्यमंत्री की दौड़ में कोई और ईमानदार हो। मैं तो इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के मुख्यमंत्री बने, वो ईमानदार छवि का और ईमानदारी से काम किया, बेदाग काम किया। और महाराष्ट्र की जनता ने, प्रजा ने देखा भी, और वो चीजें देखिए उसी प्रकार से जो भी आएगा प्रदेश के विकास के लिए आएगा, जेब भरने के लिए नहीं आएगा। फिर मैं कहता हूँ एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आएगा, वो चिंता करने के लिए आएगा कि महाराष्ट्र को विकास के पथ पे आगे कैसे, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है, उसको और मजबूत कैसे किया जाए, ये दिल्ली का भी और महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है। लेकिन प्रदीप जी, कांग्रेस और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देर इसलिए लग रहा है कि जो वो बांट है वो अभी ठीक से नहीं हो पा रही है, किसको क्या बांटा जाए, किसको क्या दिया जाए, वो सेटिंग गेटिंग हो रही है, इस वजह से देर हो रही है। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से विपक्षी दलों को, उनके नेताओं को बताना चाहूंगा, ये राजस्थान अशोक गहलोत जी की सरकार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं है, झारखंड की सरकार नहीं है, यहाँ समन्वय है। और छोटे अगर छोटे होते तो छोटों की बात सुनी और मानी जाती है। यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि 2.5 साल आप बैठेंगे और 2.5 साल पायलट साहब बैठेंगे और 2.5 साल गहलोत जी बैठेंगे, यहाँ वो सिस्टम नहीं है। जो भी बैठेगा सरकार को चलाने के लिए बैठेगा, देश को चलाने के। अगर हम भारतीय जनता पार्टी ने, अगर भारतीय, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने भी किए हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने भी इस तरीके का गठबंधन किया था, जम्मू कश्मीर में भी किया था। हालांकि गठबंधन की पूरी राजनीति है, लेकिन सवाल ये होता है कि क्योंकि सब कुछ तय है, आईने की तरह साफ है, लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो जो नाम है जिसको हम देखना चाहते हैं बतौर मुख्यमंत्री, उसको कब उजागर किया जाएगा। देखिए, जो 3 दल आज बहुत बड़ी विशाल जो विजय श्री करके महाराष्ट्र के अंदर आए हैं, सबके विधायकगण हो या कार्यकर्ता हो, बड़ी उत्सुकता होती है, बड़ा उल्लास होता है कि मेरे नेता मुख्यमंत्री बने। सबके बहुत कुछ तमन्नाएं होती है, उन चीजों को भी ध्यान में रखना है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे शिवसेना के कार्यकर्ता हो, चाहे अजीत पवार जी के कार्यकर्ता हो, सबकी एक मन में जो चीजें होती है उनको भी हमें एक उनका भी विश्वास कायम करना है और उनको भी निराश नहीं होना है। हमें वो काम करके इस सरकार में चलना है। एक बात प्रदीप जी बार बार निकल के आ रही है विपक्षी खेमे से भी कि प्रेशर है कि आरएसएस अपना प्रेशर दिखाना चाह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना प्रेशर दिखाना चाह रहे हैं, वहां मराठा और ब्राह्मण जो वोटर्स है उनका एक अलग प्रेशर है। क्या ये ऐसी कुछ स्थिति आपको नजर आती है, इस वजह से देर हो रही है? मैं महाविकास अघाड़ी पे पिछले 2.5 साल पीछे चला जाता हूँ। किस प्रकार शिवसेना के मंत्री और विधायक इल्जाम लगाते थे कि ठाकरे साहब मिलते नहीं है, उद्धव जी मिलते नहीं है, और कांग्रेस के जो विधायक बैठे हैं वो अपनी मर्जी चलाते हैं और सरकार चला रहे हैं। तो ये चीज आपने सुनी भी और हमने देखा भी कि 2.5 वर्ष में किस प्रकार से इनको छोड़ के इनके लोग ही चले गए। वो इसलिए चले गए कि जब एक आदमी को कांग्रेस को शासन करना आता है कि कहाँ मसाला और कहाँ फूट डालनी, ठीक है, और वो महाराष्ट्र में उन्होंने महाविकास अघाड़ी पे करा। और हालांकि वहां तो आवाजें अभी से उठनी शुरू हो गई। हाँ, अब हार का ठीकरा जो है वो एक दूसरे के सर पर फोड़ा जा रहा है। बीएमसी में ही अभी चुनाव होने हैं, उसको लेकर उद्धव ग्रुप से ही आवाज आ रही है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ें तो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज जो 17 देखिए इस भारत के अंदर जी, इस भारत के अंदर सारे वोटर हैं वो किसी भी समुदाय या धर्म से आते हैं जी। मगर जब आप शर्तों में बंध जाते हैं, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ मौलवियों ने या मुखियाओं ने जब 17 शर्तें रखी और दिमाग से ये इन्होंने निकाल दिया कि भैया महाराष्ट्र में तो हिंदू है ही नहीं है, यही जिताएंगे, वो एक भ्रम था जो महाराष्ट्र के हिंदुओं ने निकाल दिया, अघाड़ी का भी और विशेष करके कांग्रेस का भी जी। तो मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो तो हम तो खैर हम तो अपने वोटर का स्वागत अभिनंदन तो करते हैं, समाजवादी पार्टी को,
चाहे वो जी। कांग्रेस हो या दल हो, जो केवल एक समुदाय के पीछे भागते हैं, ये उनको समझना पड़ेगा। इस देश में 80 करोड़ हिंदू भी रहते हैं, उनकी भी सोचनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये परसेप्शन भी जी। बिल्कुल गलत है प्रदीप जी, क्योंकि वोटर और खास करके महाराष्ट्र का वोटर बहुत एक्टिव है, बहुत समझदार है। उसकी जो राजनीतिक समझ है वो बड़ी ही मिच्योर है। वहां पर हम कहें कि उसको खेमे में बांट दें, संप्रदाय में बांट दें, ऐसा हुआ नहीं है। वो साफ नजर आया इस बार के वोट उसका पोल जो पड़ा है, वो साफ दर्शक बात थी। सबसे बहुत बड़ा विवाद चला होगा, मैं आपने भी बहुत चलाया होगा। 4 बजे 5 बजे अजान होती है तो 10-10 लाउड स्पीकर लगा रखे, तो कितना आदेश के बाद भी राज्य सरकारों ने इसे नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ा समन्वय बना के सब खत्म हुआ कि लाउड स्पीकर कितने पे नहीं बजेगा। और ये देखना देखिए, है लोगों ने कि भाई देखो, एक अलग मुद्दा है। इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि कहीं साउंड लाउड स्पीकर का होता है तो कहीं डीजे का होता है, अलग अलग तरीके की चीजें। लेकिन आज का वोटर प्रदीप जी बहुत समझदार है, उससे मालूम है वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पड़ता, वो किसी नेता के चक्कर में नहीं, देखता है कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसकी नीति कैसी है, उसकी नीयत कैसा है, वो कितना काम करने वाला है और कितना काम करेगा। हम आप ये जरूर सोच लें कि हमने ये जो मुद्दे डाले हुए हैं उन पर कोई वोट पड़ता होगा, तो ये आज के परिवेश में कहीं टेकता नजर नहीं आता है। ये बात बहुत बड़ी चीज तो ये देखिए, आज महाराष्ट्र के जो आज स्वभाव और अभाव और जो कायाकल्प करा है समुद्र के ऊपर बांध के, वो जी। एक बहुत बड़ा विकास है। क्योंकि आपने जो है महाराष्ट्र को बहुत सुगम रास्ते दिए हैं, और केंद्र सरकार ने जितना फंड और राज्य सरकार जो भी रही, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रही हो, उस चीजों को जो पूरा करा वो महाराष्ट्र ने दिखा है कि आज महाराष्ट्र वर्ल्ड लेवल के आज टूरिज्म में नंबर 1 आ रहा है कि समुद्र के ठीक है। ऊपर पुल आपने सेतु बांध के आपने दिखाया कि हम कर सकते हैं। अब आपने ये भी दिखाया आप समुद्र के अंदर आप मेट्रो चला सकते हैं, आपने ये भी दिखाया कि आप मेट्रो से चल भी सकते हैं। क्या नहीं, पहले सरकार ने मेट्रो चलाई, लेकिन उसको विपक्ष बीच जो में है मां आघाड़ी भी लगातार ये आरोप लगाता रहा है और अभी भी लगा रहा है कि जो चुनाव है वो चुनाव नहीं हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो दाल में कुछ काला है और गड़बड़ हुई है, तभी ये ऐसे चुनावी नतीजे आए हैं। वो अभी तक इस बात से उभर ही नहीं पाया है। बिल्कुल, मैं तो पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, संजय राउत जी ने आगे जिस प्रकार से अभद्रता से जो स्टेटमेंट मीडिया के माध्यम से दी, क्या संजय राउत जी बताएंगे कि महाराष्ट्र के अंदर आप इतनी सारी सीटें, ढेर सारी सीटें लोकसभा में लाए हैं, वो क्या बेईमानी से लाए? क्या उसमें बेईमानी थी? जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलके और केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा फंड लगा के एनएचआई के साथ मिलके जो महाराष्ट्र के अंदर हाईवे बनाए, चाहे वो मुंबई पुणे हाईवे हो, चाहे मुंबई गुजरात हाईवे, अहमदाबाद हाईवे बनाए, जितने ब्रिज बांधे, जितने सेतु बांधे, क्या वो दिखते नहीं है क्या? फिर भी उनको सबसे बड़े लोकसभा में मैंडेट दिया, क्यों दे दिया? तो आप समझ सकते नहीं, हैं कि लेकिन ये लोग जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, जब आप हारते हो तो ईवीएम में आपको गड़बड़ दिखाई देती है। लेकिन प्रदीप जी, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस थंबिंग मेजोरिटी से जीत की आपको उम्मीद थी? एक बार दोबारा रिपीट करेंगे आप? सवाल ये है कि क्योंकि ये बात बार बार उठती रही है, जब भी विपक्षी दल हारते हैं वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा और फटकार लगाई कि जब आप जीतते हैं तब आप ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाते, जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। लेकिन सवाल ये भी है प्रदीप जी कि क्या वाकई इतनी थंबिंग मेजोरिटी से जीत आपको लग रही थी कि होगी? देखिए, मीडिया ने और मीडिया ट्रायल ने नेता विपक्ष से, चाहे प्रदेश के विपक्ष नेता से, प्रदेश के पूर्व मंत्रियों से पूछा कि आपने तेलंगाना में सरकार बनाई तो वहां कैसे बन गई सरकार, वहां गड़बड़ क्यों नहीं हुई? तो बीजेपी पूरे जोर शोर चुनाव लड़ी थी, पूरा लाव लश्कर के साथ चुनाव लड़ी थी, वहां भी हार गए, कर्नाटका में हार गए, तो क्या उसमें ईवीएम नहीं था क्या? आप हिमाचल में जीत गए तो वहां ईवीएम नहीं था क्या? ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गई तो क्या वहां ईवीएम नहीं था क्या? 38 सीट लेके अंग्रेजी नेता विपक्ष तीसरे नंबर के बने देश के अंदर, तो क्या वो गड़बड़ थी क्या? 8,500 में जन्म वोटर बेच दिया उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग जीतने के बावजूद भी इन्हें क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये भारत के लोगों को बेवकूफ समझते कि ये जो जनता है ये बेवकूफ है, इन्हें ये नहीं पता कि आज
मीडिया के माध्यम से सब लोग जुड़े हुए हैं। आज मल्टी मीडिया ने आज सबको जोड़ रखा, सब कुछ दिखता है। क्या अखिलेश यादव को एक बार नहीं बोलना चाहिए था संभल को लेके कि भाई अगर वहां सर्वे हो रहा है तो शांति रखिए, मगर वो तो खुलती जा रही है। अगर क्या है कि राजनीति में अगर छोटी सी बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपके चैनल की तारीफ करता रहूंगा तो फिर तो लोगों को हो बड़ा अच्छा है, ये भी झूठ बोल रहा है। अगर विपक्ष अगर तारीफ करेगा तो उन्हें कौन सुनेगा? ठीक है, लेकिन विपक्ष देखिए, विपक्ष तो मुद्दे पर मुद्दा उठाएगा, विरोध पे विरोध करेगा, क्योंकि विपक्ष ये सोचता है कि भी अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो हमारी सियासत कहाँ जाएगी, हमें लोग कहाँ पूछेंगे। अब पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया, लगातार जो है वो हंगामे की भेंट चल रहा है, अभी भी यूं कहूँ कि सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। कल आखिरी दिन होगा इस हफ्ते का, कल क्या होगा वहां पर भी ये चीजें साफ नहीं है। क्या लगता है कि सब कुछ जो है सियासत के नाम पे किया जाएगा? बड़ी विडंबना है, जब चेयरमैन लोकसभा जब चुनाव होते हैं तो सबसे अपने पुराने लोकसभा के मेंबर को वोटे उसके लिए खड़ा करते और बताते हैं कि देखिए सबसे पहले अधिकार इनका है क्योंकि सबसे पुराने। नेता विपक्ष कौन बनता है? खड़गे साहब बेचारे मुंह देखते रह गए। और नेता विपक्ष का काम है अच्छी चीजों के लड़ने के लिए, और अच्छी बात है नेता विपक्ष तो बनना चाहिए ना। ऐसा नेता विपक्ष का देश को करना क्या है जो विदेश के अंदर जाके अपने देश की बुराई करे, देश की हानि करे। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, प्रदीप जी बने रहिए आप मेरे साथ। एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए इस बीच, मोहम्मद रफीक खान है, कांग्रेस से हैं। रफीक साहब क्या कहेंगे? प्रदीप जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारी जीत हमारी नेता, हमारी नीयतों और हमारी जो पॉलिसीज हैं उसके हिसाब से मिली है और थंबिंग मेजोरिटी में हम बिल्कुल फेयर तरीके से आए हैं। आपको जो शिकस्त मिली, क्या लगता है कि क्या इसकी उम्मीद थी कि आपके नेता उस तरीके से जमीन पर नहीं आए या आपकी नीति उस तरीके से लोगों में नहीं जा पाई? क्या चूक हो गई? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा भटनागर जी कह रहे हैं, अब चूंकि एक आश्चर्यजनक जीत उनकी हुई है तो उनको बधाई, लेकिन पूरा देश और इस देश की जनता और स्वयं महाराष्ट्र की जनता और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेताओं को भी ऐसी अप्रत्याशित जीत की आशा नहीं थी। ऐसा उनके बीजेपी के नेताओं ने ही अंदर खाने चर्चा करके बताया। अच्छा। लेकिन जो भी जीत हुई है उसमें आप याद कीजिए, हरियाणा चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र का चुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव को टाल दिया और उस बीच में भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहना योजना चालू करनी थी, जिसके द्वारा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का काम किया गया। तो महिलाओं को 3 महीने की किस्त प्लस ईवीएम, जो 99% ईवीएम से रिजल्ट डिस्टर्ब हुए हैं, और दूसरी चीज कि बंटोगे तो कटोगे नारा। तो धार्मिक पोलराइजेशन, लाडली बहना योजना, ये सब इसका कमाल है। जो लेकिन रफीक जी अगर आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात को मान भी लूं, तो यानी कि बीजेपी ने जो भी अपनी पॉलिसीज डाली उनको लोगों ने हाथों हाथ लिया और वोट में कन्वर्ट हो गए। तो आप जो जमीन पर जो इतने अरसे से काम कर रहे हैं, इतने सालों से आपकी सरकारें रही, उनकी किसी नीति का, उनके किसी नेता का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा। आप बात कर रहे हैं कि हरियाणा की, अगर हरियाणा का जो रिजल्ट आया आपके सामने वो भी आप कहेंगे कि अप्रत्याशित था। अगर उसके साथ होता तब भी नतीजे यही होते। लेकिन जब अभी बात यही हो रही थी कि हिमाचल में आप जीते, कोई दिक्कत नहीं थी, आप कर्नाटक में जीते, कोई दिक्कत नहीं थी, यहां पर आप हार गए तो अब आपको दिक्कत है। या तो आप ऐसे करें, अगर आपकी दिक्कत सही है, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, तो फिर चुनाव में खड़े मत होइए, बहिष्कार कर दीजिए कि नहीं सब ईवीएम है इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे नहीं क्योंकि ये पूरा गड़बड़ करता है, हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। आप ये भी नहीं करते हैं। देखिए मारूफ जी, कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ है और लोकतंत्र में चुनाव से पीछे हटना ये पलायनवादी रुख है। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश के लोकतंत्र के साथ और इस देश की जनता के साथ जी, अगर किसी तरह का भी छल किया जाएगा तो उसके विरोध में हमेशा खड़ी होगी। और रही बात
हरियाणा चुनाव की और महाराष्ट्र चुनाव की, दोनों चुनाव के बारे में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम अपने हार की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि किन वजहों से जनता ने हमें इस तरह से अस्वीकार किया। लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई। आखिर क्या वजह है कि नांदेड़ में हमारा कांग्रेस का सांसद चुनाव जीतता है और वहां से विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीतते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल का मामला अभी पूरी तरह से संभला भी नहीं कि अजमेर में नया मामला खड़ा हो गया। जी बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता मामला और दोबारा से वो कोर्ट कचहरी में जाना शुरू हो गया। अजमेर दरगाह को मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से कहना है कि अजमेर शरीफ एक प्राचीन दरगाह है जो कि वहां पर शिव मंदिर था। इसे लेकर कोर्ट में याचिका भी स्वीकार हो गई है, जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। तो इस मुद्दे पर गंभीरता से हम बात करेंगे क्योंकि लगातार एक के बाद एक नए मुद्दे ऐसे आते जा रहे हैं। उनके पीछे मंशा क्या, उनसे उद्देश्य क्या होने वाला, उससे देश का विकास क्या होने वाला है और देश का एक बड़ा तबका क्या सोचता है। आइए देखते वाले रिपोर्ट, फिर चलेंगे चर्चा पे। 800 साल पुरानी शरीफ दरगाह पर बवाल मचा हुआ है। अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल की अजमेर शरीफ दरगाह का मामला भी कोर्ट पहुंच गया। हिंदू सेना ने अदालत में दायर किया शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताया है। हिंदू सेना की याचिका में रिटायर्ड जज विलास सारदा की 1911 में लिखे किताब का हवाला दिया गया। किताब में दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया। साथ ही गर्भ और परिसर में एक जैन मंदिर होने की भी बात की गई है। पुस्तक में दरगाह के भीतर एक तहखाने का विवरण भी दिया गया है, जिसमें कथित तौर पर एक शिवलिंग होने का दावा। पुस्तक में दरगाह की संरचना में जैन मंदिर के अवशेषों का भी उल्लेख किया गया और इसके ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के तथ्यों का भी वर्णन किया गया। रोचक तथ्य ऐसे हैं, यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने भी शासन। जज हरविलास ने बताया कि अजमेर महायोद्धा पृथ्वीराज चौहान के वंश बनवाया था। ऐसे में जस्टिस मनमोहन चंदेल ने इस दावे को भी नोटिस जारी करने के आदेश दिए। हिंदू सेना के दावे के बाद बवाल मचा। पहले भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर किसी हिंदू ने याचिका दायर की है और उस सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या है, जो सच होगा सामने आए। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। काम है किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की, ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है, इसमें दिक्कत क्या हो। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल, मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही 45 में ही आक्रांतों द्वारा पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था, उसको किया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देनी पड़ती। वही समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने न्यायिक प्रणाली पर हमला बोला कि छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। कि जजेस भी छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना, कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भेजवाते हैं, लोग दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहे। दरगाह मामले पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दरगाह देश के
प्रधानमंत्री यहाँ चादर भिजवाते रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि ये नहीं है और देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। 8 ख्वाजा अजमेरी की 800 साल उस दौर ने हुकूमत की। बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद वो 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 19वीं आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। ये क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दी इस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो। अजमेर दरगाह पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद राम मुख्य मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने का, देश को नफरत की आग में झोंकने का एक नया चुका है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज नहीं बल्कि हिंदू सिख भी सूफी चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज जी की दरगाह पर आस्था रखते हैं। वही अजमेर शरीफ सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने हिंदू सेना के दावों को मनगढ़ंत की कोर्ट ने वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, हम नजर लगाए हुए हैं। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दरगाह एक सिविल विवाद अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करते हुए सुनवाई हेतु निहित किया है। पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें यह भी मालूम हुआ कि संबंधित पक्षकारों ने एक दरगाह कमेटी को बनाया है जो यहाँ की स्टैट्यूटरी बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया है और मिनिस्ट्री है। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरे और हमारे वकीलों से हम लोग टच में, हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी में, हम लोग उनसे रायशुमारी चल रही है। अंजुमन बाद एक सर्वे और उसके बाद कहीं ना कहीं बवाल। संभल को हमने देखा जिस तरीके से संभल के चल रहा था, लेकिन वहां पर बवाल हुआ और 5 लोगों की जान गई और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी वहां पर ध्वस्त होती नजर आई, माहौल भी बिगड़ा। अब एक नया मामला अजमेर का है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं विनय, हिंदू हैं, धर्म प्रचारक हैं, हिंदू धर्म के स्कॉलर भी हैं। विनय जी, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि सर्वे के नाम पर बार बार सर्वे हो रहे हैं, क्या लगता है कि क्या एक प्री प्लान वे में एक चीज़ें चल रही जा रही हैं, देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है? जैसे कि ओवैसी कह रहे हैं, राम गोपाल यादव कह रहे हैं, दरगाह के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को हटाने के लिए और मुद्दों से, जो देश के अहम मुद्दे, उनका ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के मुद्दे एक के बाद एक लाए जा रहे हैं, ताकि देश का जो नागरिक है वो अपनी नौकरी का सवाल ना करे, वो अपनी सुरक्षा का सवाल ना करे, वो अपना सवाल ना करे। देखिए, ऐसा सर्वप्रथम तो सभी को जय श्री राम। मैं कहना चाहूँगा कि जो बातें हो रही हैं वो कृपया करके जो राम गोपाल या अखिलेश यादव या ओवैसी जी हों, वो वैसे ओवैसी जी खुद संविधान की बांध से देश चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की वो हमेशा क्योंकि वो खुद भी हैं और भली भांति जानते हैं कि कोई भी काम जब कानूनी प्रक्रिया में रूप में होता है तो इस हस्तक्षेप होता नहीं है, मगर फिर भी उसके बावजूद भी वो कई बार खुद ही कहते हैं संविधान से देश चलेगा। तो कुछ लोग हैं जो हिंदू सेना के या किसी ने अगर पिटीशन दायर किया और सरकार को नहीं लगता यहाँ कोर्ट को लगी जांच होनी चाहिए, उसके उपरांत ये जांच प्रक्रिया जो आगे चलती है और उसके बाद ही कार्रवाई हो रही है। यह बार बार क्या है कि जिनको राजनीति करनी है उनको सिर्फ एक ही चीज न समझ में आती है कि ये सभी का हिस्सा है, जबकि राजनीति का नहीं, एक सैद्धांतिक रूप से उसी संविधान का हिस्सा है। जो एक संविधान की किताब अभी सभी ने अभी दिखाई थी, सभी ने। सवाल ये होता है कि एक ही तरीके के मुद्दे बार बार आ जाना, एक के बाद एक आ जाना, और खास करके मुनीदुन चिश्ती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर साल चादर भिजवाते हैं और वहां संप्रदाय के लोग नहीं, सिख भी जाते हैं, हिंदू भाई भी जाते हैं, दूसरे लोग भी सूफी हैं,
वो सबके होते हैं, उनका किसी दुनियादारी से लेना देना नहीं होता। 800 साल पुरानी जो दरगाह है, आज उस पर सवाल उठ रहा है, तो लगता है कि जैसे कांग्रेस के वक्तव्य को भी शामिल करूंगा कि ये सिर्फ एक सोची समझी चाल है और एक राय, क्योंकि इसको बेच करके बीजेपी की राजनीति चमकती है। मैं प्रदीप जी को भी लूंगा। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है प्रदीप जी को आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। मैं आता हूं, मुस्लिम स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं, अकबर जी हैं, क्या कहेंगे इस पूरे जो चीज आज निकल के आ रही है? 800 साल पुरानी दरगाह है, सब संप्रदाय जो है आस्था रखते हैं, जाते हैं, चादरें भेजते हैं। जो मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, उसको पार्टी बना दिया गया है। देखिए, जैसे हमारे अभी साथी ने बताया कि कोर्ट करता है, तो मैं इनको बता दूं, स्पेशल एक्ट 1991 का कहा गया था कि जो भी धार्मिक स्थल है वो तो कि अपनी स्थिति पे बने रहेंगे। ठीक है। जब सुप्रीम एजेंसी आ गई थी तो उसके बाद ये याचिका क्यों डाली जा रही है? ये सिर्फ देख लिए तो डाली जा रही है। खुद प्रधानमंत्री दरगाहों पे जाते हैं जब चुनाव आ जाता है, और चुनाव होने के बाद इनकी सरकारें जीत जाती है। ये धार्मिक उन्नाव फैलाने के लिए, देश के मुद्दों से भटकाने के लिए जो है धार्मिक रूप देते हैं उसको। आपने संभल में भी ऐसे ही देखा कि कितना बड़ा जो बल के अंदर किया गया। अब उन्होंने उसी के बाद जो है अजमेर पे याचिका दायर कर दी। तो ये जो कुछ भाजपा से जुड़े हुए संगठन है, ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, भाईचारा खराब करना चाहते हैं। ठीक है, अब बने रहे मेरे साथ। मैं एक बार रफीक खान को ले लूं, फिर वापस विनय जी जो कि मेरे साथ भी चर्चा में शामिल करूंगा। रफीक जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहे हैं, यादव ने भी लगाया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी लगाया, बाकी दूसरे नेता भी लगाते रहते हैं, और विपक्ष बगाए इस आरोप को लगाता ही रहता है कि बीजेपी की जो राजनीति है वो राजनीति है। क्यों लगता है? क्योंकि वो कोर्ट में जा रहे हैं, याचिका दायर कर रहे हैं, जैसे विनय जी। हालांकि लगता है कि याचिका जो जा रही है एक के बाद एक, वो कई प्री प्लान है। क्यों आपको भी ये लगता है प्री प्लान है? सबसे पहले तो जो 1991 एक्ट बनाया गया था कि राम मंदिर को छोड़कर देश में जितने भी 15 अगस्त की यथास्थिति में धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो भी वो यथास्थिति उनकी बरकरार रहेगी। उसमें हमारे जो साहब अभी रिटायर हुए हैं, चंद्रचूड़ जी, उन्होंने एक खिड़की खोल दी। ये उस एक्ट में यह कहीं नहीं रोका कि हम सर्वे नहीं कर सकते, जांच नहीं कर सकते। उनका आशय था ये खिड़की खोलने का कि जांच करके जब आप उसके स्ट्रक्चर में रद्दो बदल नहीं कर सकते तो काहे के लिए किया गया है? मेरे समझ में ये पूरे देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए एक मूर्ति खोली, और जिसका लाभ में जो पार्टी और सबसे ज्यादा जिसको मिलने वाला है वो पार्टी उसका अपने लोगों के द्वारा करवाने का कार्य। चलिए, विनय को मैंने चर्चा, विनय, दोनों ही मुस्लिम स्कॉलर का भी कहना है और कांग्रेस के वक्ता का भी चीज समझी चाल है, और जबकि 1991 का हवाला दे रहे कि जब वर्ष बैक बन गया तो उसके बाद कुछ नहीं किया था। सर्वे क्यों? सर्वे रोजगार का क्यों नहीं होता? सर्वे बेकारी का क्यों नहीं होता? सर्वे जो है कहीं ना कहीं का क्यों नहीं होता? क्यों सर्वे सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्थलों के हो रहे हैं? देखिए, इसके प्रवक्ता ये ना कहें देश के बारे में कि भाई किस चीज़ का सर्वे होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि देश का विभाजन करवाने में ही कांग्रेस का हाथ रहा है और कांग्रेस करवा है। पहले 5 जो शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद से लेकर जो बने हैं विशेषकर ही देन है, जिन्होंने अकबर, हुमायूं, बहादुर जफर, खिलजी, तैमूरलंग, टीपू सुल्तान, जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किए हों। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने आक्रांता जो हमारे देश में आए 711 ईस्वी से लेकर ईस्वी तक, जिन्होंने बार बार आकर हम पर हमले किए, जिन्होंने बार बार आकर हमारी बेइज्जत लूटी, जिन्होंने हमारी संपत्ति लूटी, कब्जा किया, मंदिरों को वहां पर जो है अपने अपने नाम की प्लेटें लगानी शुरू कर दी। तो कांग्रेस बचाना ही चाहा है हमेशा
कभी ने कांग्रेस ने ये नहीं बताया कि आपकी बहन बेटियों के साथ इतना गलत। बगदाद में मैं कहता हूं, बगदाद में यहाँ से ले जाकर हमारी हिंदू बहन बेटी यहाँ से ले जाकर वहां पे 2 दिनार नीलाम की गई उनकी इज्जत, तो कांग्रेस ने तो कभी बताने का। मगर एक बात समझने की है भाई साहब, जो सबसे ज्यादा है कि अगर कोई तो आएगी, सच तो कभी दब नहीं सकता। तो आज जब सच सामने आ रहा है, मंदिर थे और वो आज उखड़ उखड़ के जो चीजें आ रही हैं, और कुछ लोग कोई झूठ नहीं बोल रहे, अगर सत्य नहीं है तो आप उसको झुठला दीजिए, कोर्ट में जाइए, बड़े बड़े वकील हैं। मुझे लगता है कि वैसा बड़ा वकील तो कोई है नहीं, उन्हें खुद ही लड़ने चाहिए। चलिए मैं ले लेता हूं। अकबर चौधरी जी क्या कहेंगे? वो साफ कह रहे हैं, मैं कांग्रेस पर भी लौटूंगा, कि सब कुछ राज चल रहा है और ये सब कुछ जो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने सारी चीजें छिपा रखी थी, वो शेल्टर दे रखा था, अब वो चीजें जो है वो सामने निकल के आ रही है, इसलिए उन पर बात हो रही है, उन हो रहा है। देखिए, ये तो बात हो गई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई, चोरी आप कर रहे हो, देश का माहौल आप खराब कर रहे हो, दंगे आप करवा रहे हो, आप कौन लगा रहे हो। ये सर्वे की क्या जरूरत थी? जब हाई कोर्ट ने 1991 एक्ट बनाया था, वो किस लिए बनाया था? वो देश में भाईचारे, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे, इसलिए तो बनाया था। आज आप संविधान का आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये तो आपका काम है। आप युवाओं के रोजगार पर क्यों बात नहीं करते? आप जो महामारी देश में आती है उस पर क्यों बात नहीं करते? आप बात नहीं करोगे रोजगार पे, आप बात नहीं करोगे, आप हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर इन्हीं पे बात। अरे आने वाले बच्चों का भविष्य तो तय करिए। क्या आने वाले बच्चे भी इसी तरीके से होंगे? हर जगह मुसलमानों को भी टारगेट करा जा रहा है। संभल में 2700 लोगों पर FIR दर्ज। क्या उनका ये कसूर था कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई आप सर्वे, जब एक दोबारा सर्वे क्यों कराया जा रहा है? क्या सर्वे टीम का एक काम था कि वो एक धार्मिक नारे लगाते हुए मस्जिद में प्रवेश करे? था सर्वे टीम का? भाजपा के लोग उसमें शामिल थे। मैं विनय को ले लेता हूँ। विनय, देखिए, आप अगर इसकी बात तो करें ही ना तो ज्यादा अच्छा है। मदरसे बनाने से जो देश का तो आपको क्या करना, सबसे पहले मदरसे बंद कर देने चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, सरकार भी जानती है, लोग भी जानते हैं, मदरसे में पढ़ के जो SIPS बन नहीं सकते। दूसरी बात, जो तालीम करने के राष्ट्रगान करने में दिक्कत हो जाती है, भाषा में दिक्कत हो जाती है, मदरसे में पढ़ने के बाद उसके बाद जो चीजें निकलती हैं वो देश विरोधी चीजों में, तो गतिविधियों में कमेंट देते हैं। मगर कभी भी जो भारत, ओवैसी जी जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, भारत माता की जय बोलने में हमारे उसमें सब कौन से सीखे है? ये कौन सा कहा था? ये आपकी सोच ही तो है। और आप कह रहे हो कि इससे देश का हो जाएगा। किसी धर्म में आप समझिए, कोई अगर व्यक्ति अगर बात कह रहा है तो समझिए, अगर तथ्य नहीं है तो ये चिल्लाने से चिल्लाने से ये झलझलापन आपका जो है सबसे बड़ी कमजोर है कि आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। आप में है अपने, अगर आपने अगर ज्ञान लिए रखा है तो आप तथ्यों को पेश करिए। संविधान की लिपि, संविधान की लिपि आपने उस संविधान को पढ़िए ठीक से। सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे भी कह चुके हैं, सब संविधान शुरू कीजिए। आपने मदरसा बोर्ड की बात करी, मदरसे बोर्ड को खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी शिक्षा, उसकी जो नीति है वो जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी, तो उस पर तो आप नहीं लगा, वो सुप्रीम कोर्ट के ही आधार पे चल रहा है। बस यही मैं चाहता हूं कि कोर्ट का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को चर्चा में ले लेते हैं। रफीक जी, आप एक तरफ कहते जो है नफरत की राजनीति चला रही है, सर्वे हो रहे हैं, आप कह रहे हैं सर्वे भी जो रहे हैं और जानबूझ के कराए जा रहे हैं, जानबूझ करके देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। सवाल ये होता है कि इन आस्था की जगहों पर सभी धर्मों के लोग जाते हैं, किसी भी धर्म का हो, सारे सियासी लोग, सारे बॉलीवुड के लोग, टॉलीवुड के लोग जितने आते हैं भारत से बाहर के, वो भी इन दरगाहों पर जाकर के अपनी जो है वो माथे को टेक, लेकिन दिक्कत कहां हो रही है? सबसे पहले तो मैं अपने साथी को बता दूं जिन्होंने कहा कि कांग्रेस का बंटवारा कांग्रेस ने नहीं कराया, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर के बंटवारा कराया और उस दर में कांग्रेस तो जाने की लड़ाई लड़ रही थी। तो इतिहास को पढ़े मेरे साथ। जो आप कह रहे हैं कि ऐसा कौन, जैसे अजमेर की दरगाह के लिए कोर्ट ने दिया, अजमेर दरगाह पे 50% से ज्यादा हिंदू हमारे वो वहां जाते हैं, उनकी उनमें आस्था है। मुसलमान जाते हैं, तमाम के लोग जाते हैं, एक आस्था है, वो
की कुछ अवांछित तत्व, कुछ हिंदूवादी संगठन जो अपने को कहते हैं, तो 1-2% लोग हैं, उनके सहारे से सरकारें और नेता इस कोर्ट में जो खिड़की खोल गए हमारा, तो उस खिड़की का इस्तेमाल करके इस देश में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं और सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने और बचाए रखने। चलिए, कि मेरे पास बहुत दिक्कत है, किल्लत है और उसकी अपनी मर्यादा भी है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप भटनागर जी आपका, और अकबर चौधरी जी आपका, और हिंदू सभा के हिंदू नेता जो है विनय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या मंदिर मस्जिद ही और तमाम ऐसे ही मुद्दे चलते रहे, क्योंकि देश को चलाना है और देश जो है आपसे, हमसे, हम सबसे मिलकर बना है, इसलिए क्यों ना ऐसी बात करें कि प्यार मोहब्बत की फिजा चले और देश में हर किसी को, अंतिम व्यक्ति को अपने मर्यादाओं में रहते हुए पूरी तरीके से विकास करने का, आगे बढ़ने का मौका मिले, कहीं अपना पांव पसारती है और ऐसे मुद्दे सामने आते हैं। फिलहाल देश के मुद्दे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। आप देखते रहिए देश न्यूज़ और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।